तो मैं उसके ऊपर कुछ बताना चाहता हूं कि हमें बार बार ये ताना दिया जाता है, जब हम हुकूमत में आए तो हमें ये कहना शुरू कर दिया गया कि ये आईएमएफ में नहीं जा रहे। हम जब आईएमएफ के पास चले गए तो इन्होंने कहा ये पीटीआई आईएमएफ बन गई है। और जब हम आईएमएफ के साथ आज बेहतर हालात के बाद जब हम उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त टैक्सेस ना लगाने के हवाले से, बिजली की कीमतों को ना बढ़ाने के हवाले से, तो यहां से इनके इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट उठते हैं। वो कहते हैं जी आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया है। वो पहले आप फैसला कर लें कि आईएमएफ अच्छी चीज है या आईएमएफ बुरी चीज है, आप लोगों ने करना क्या है। ये मेरे पास लिस्ट पड़ी है स्पीकर साहब, अगर मैं ये बयान करूं तो 8 बार पीपल्स पार्टी जो है वो 72 से 73 से लेकर 8 बार पीपल्स पार्टी जो है वो आईएमएफ के पास गई है। पीएमएलएन 90 की दिहाई से लेकर 2013 से ऑनवर्ड आईएमएफ के पास गई है। 3 बार पीएमएलएन आईएमएफ के पास गई है। तो अगर आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं थी और इतना ही सुनहरा दौर था, इतने ही अच्छे हालात थे, तो पीपल्स पार्टी को 8 बार आईएमएफ जाने की क्या जरूरत पड़ी? पीपल्स नून लीग को 3 बार आईएमएफ के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी? आप आईएमएफ के पास ना जाते। वो जो 90 की दिहाई, जो एक सुनहरी दौर की कहानी हमें सुनाई जाती है, वो सुनहरी दौर जो है वो पाकिस्तान के लिए सुनहरी दौर नहीं था। वो सुनहरी दौर जो था वो शरीफ खानदान के लिए सुनहरी दौर था। एक एवन फील्ड में महलात बना रहा था और एक पीपल्स पार्टी जो है वो सरे महल में महलात बना रही थी। ये इनके लिए सुनहरी दौर था। पाकिस्तान के लिए तो कोई सुनहरी दौर नहीं था। ये 88 से लेकर मेरे पास 99 का 10 से 11 साल का फिस्कल जो डेफिसिट है उसका रिकॉर्ड है। ये ऑन एवरेज 7 से 8% बनता है। उस दौर में ना हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर इतने कर्जे थे, ना उस दौर के अंदर जो है वो हमारे ऊपर, उस मुल्क दौर के अंदर कोई बड़ी बड़ी सूद की कीमतें अदा करनी थी। लेकिन इनकी अयाशियों और इनके लल्ले तलल्लों का जो खर्चा है वो पाकिस्तान का आम आदमी अदा कर रहा था, क्योंकि उस वक्त ये डोमेस्टिक सेविंग्स के ऊपर 12 से 18% के ऊपर जो है वो कर्जा ले रहे थे, सूद पे कर रहे थे। और आज वही वजह है कि पाकिस्तान को जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसमें इस साल हमें 3000 अरब रुपया जो है वो सूद की मद के अंदर जो है वो अदा करना है। स्पीकर साहब, ये इन्होंने उस वक्त महंगे सूद के ऊपर लोन्स ना लिए होते, जो महंगे लोन्स ले रहे थे उसको किस तरीके से लूटा जा रहा था, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और महंगे सूद के जरिए, महंगे कर्जों के जरिए इनकी करप्शन को फाइनेंस किया जा रहा था, पाकिस्तान किकबैक्स को फाइनेंस किया जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई बेहतरी उसके अंदर से नहीं आ रही थी। और इसी तरीके से अगर आज मैं चलूं इस बात को लेके, तो हमें ये बार बार जो कहते हैं, आज अगर आईएमएफ की बात करें हम, तो हमारे पास आईएमएफ ने टारगेट रखा था जीडीपी ग्रोथ का 1.5%। हम 1.5% से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 4% के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। हमें टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट मिला, जो वो मिला 4690 का, इंशाल्लाह हम 4700 से ऊपर जाएंगे। और टैक्स के हवाले से भी, टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी इनको हम सरप्राइज करेंगे। इसी तरीके से करंट अकाउंट, हमें आईएमएफ की प्रोजेक्शन थी कि $7.5 अरब होगा। यहां पर जो करंट अकाउंट है वो $800 मिलियन से सरप्लस है। तो आईएमएफ के तो तमाम जो बड़े मेन टारगेट्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स का जो टारगेट था उसको भी हमने अचीव किया। तो उन तमाम टारगेट्स को तो हम अचीव कर बैठे हैं। आज अगर हम उनके साथ निगोशिएट करना चाहते हैं, इनकी तरह नहीं है कि हाथ बांधकर, सर झुकाकर जो बात आती थी, जो पर्ची आती थी वो मान ली जाती थी। क्योंकि इसहाक डार साहब जो है वो मुल्क को चला रहे थे ना, बड़े को समझदार, बड़े अहल किस्म के थे। भी मैं उनकी दास्तान भी आपको बताता हूं कि इस मुल्क के साथ वो क्या करके गए हैं। आप देखें कि इस जीडीपी ग्रोथ के पीछे वजीर आजम इमरान खान की 3 साल की शब रोज की मेहनत शामिल है। वो वजीर आजम इमरान खान जो अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधते हैं। अभी एक साबका वजीर रेलवे यहां पर तकरीर फरमा रहे थे
पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मैं तो हैरान हूं। जब बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं जी कि वजीर आजम के घर का जो हाउस का जो उनका खर्चा है वो 92 करोड़ रुपया है। भाई आप पूरा सच बताएं कि आपके एक साल का जो बजट होता था वजीर आजम हाउस का और वजीर आजम ऑफिस का, वो 1 अरब से जायद का था। इस वजीर आजम ने, वजीर आजम इमरान खान ने कफायत शारी की बुनियाद रखी। और स्पीकर साहब, मुझे फख्र है वजीर आजम इमरान खान के ऊपर, पिछले 3 साल में उन्होंने जो उनके दफ्तर का और घर का जो अलाउड बजट था वो 3.25 अरब रुपया था। उस 3.25 अरब रुपए से वजीर आजम साहब ने 1 अरब रुपया जो है वो बचत करके दिखाई है। अब मैं आपको इनकी दास्तान बताता हूं कि ये जो बड़े बड़े दौरों पे जाया करते थे, ये अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है ना, हमारे साथ ही है। उस अफगानिस्तान के साथ जो आज ये मैशियत का रोना धोना धोते हैं, जो इदारों की तबाही ये फेर के गए हैं, मैं बताता हूं आपको। अफगानिस्तान का दौरा नवाज शरीफ जाते हैं $58,000, $58,000। आसिफ अली जरदारी जाते हैं $44,000। वजीर आजम इमरान खान साहब जाते हैं, वही अफगानिस्तान है। डॉलर का रेट भी बड़ा होता है, तब सब चीजें होती हैं। वो $9600 के अंदर वो दौरा करते हैं। ये अमेरिका जाते हैं, जरदारी साहब जाते हैं 7.5 लाख में वही दौरा करते हैं। नवाज शरीफ जाते हैं 5.5 लाख में वो दौरा करते हैं और $5.5 लाख में वो दौरा करते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब जाते हैं तो वही दौरा $67,000 में करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी कौम के एक एक पैसे का मैंने हिसाब देना है। डेवस माशाल्लाह जाते हैं नवाज शरीफ साहब, स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहां पे पहाड़ियां देखने, वहां पर ठंडी हवा खाने, क्योंकि बाकी तो पर्चियां उनकी घूम जाती हैं, उन्हें पता तो होता नहीं क्या बात करनी थी। तो नवाज शरीफ साहब जाते हैं $7,60,000। गिलानी साहब गए $4.5 लाख। वजीर आजम इमरान खान साहब जाते हैं वही स्विट्जरलैंड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाते हैं, $52,000 के अंदर वो दौरा करके आते हैं। ये है वो वजीर आजम जिनका कोई कैंप ऑफिस नहीं है, जिनके लिए हेलीकॉप्टरों में बिरयानियां, लस्सियां और जो है वो करेले कीमे पक के मरी नहीं जाया करते थे। ये वो वजीर आजम है जो वजीर आजम ने 100 से जायद पनाहगाहें उन लोगों के लिए बनाई हैं जो रात को खुले आसमान तले सोते थे। ये वो वजीर आजम है जिसको एहसास है इस चीज का, जिसके दिल में ये एहसास है कि मेरे 40% अवाम जो है वो खतरे गुर्बत के लकीर के नीचे से रहती है। उनके लिए वजीर आजम इमरान खान साहब ने लंगर खानों का बंदोबस्त किया। वो एहसास प्रोग्राम, जिस एहसास प्रोग्राम पे माले मुफ्त दिले बेरहम बने हुए थे, 8.5 लाख लोग इनके बैठे वहां पर गोश्त पैसा ले रहे थे। उस एहसास प्रोग्राम की पीपल्स पार्टी के दौर में जो बजट है ना, ये जो बार बार बिशप की हमें बातें सुनाते हैं, 70 अरब रुपया था। नून लीग के दौर में 2018 में जब ये गए हैं तो 121 अरब था। आज का वजीर आजम जिसके दिल में मजदूर का एहसास है, जिसके दिल में जो स्टंटिंग ग्रोथ वाले बच्चे हैं उनका एहसास है, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं आला उनका एहसास है, इस वजीर आजम के दिल के अंदर बुढ़ी खवातीन के लिए एहसास है, उन खवातीन के लिए एहसास है जो बेवाएं हैं, यतीमों के लिए एहसास है। वजीर आजम इमरान खान एहसास के बजट को 121 अरब से 260 अरब रुपए के ऊपर लेके गए हैं। बड़ी बड़ी ज़राअत की बातें हो रही थी। थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि यहां पर ज़राअत के हवाले से बड़ा दुख दर्द दिखाया जा रहा था। इनका 5 साला दौर एवरेज ग्रोथ क्रॉप्स के अंदर कितनी थी? सिर्फ 0.69%। 0.69%। एग्रीकल्चर ग्रोथ इनके दौर में नेगेटिव थी। आज हमें यह कह रहे हैं कि जी वजीर आजम साहब फूड सिक्योरिटी की क्यों बात कर रहे हैं? आज अगर कह रहे हैं कि जनाब अगर 22% गन्ना बढ़ा, 22% गन्ना बढ़ने से जो काश्तकार है गन्ने का उसको 100 अरब रुपया इजाफी मिला है। जो गंदम की स्पोर्ट प्राइस बढ़ाने से जो 7% गंदम की क्रॉप के अंदर इजाफा हुआ उससे उसको 500 अरब रुपया इजाफा मिला है। आपको किसान को 1100 अरब रुपया इजाफी मिला है। आप ये तासुब की ऐनक जो है वो उतार के तो देखें, आपको नजर आएगा कि किसान खुशहाल हुआ है। जो कहते हैं किसान खुशहाल नहीं हुआ, उनकी शुगर मिलों का आलम यह था कि उनकी शुगर मिलों के अंदर पुलिस भेज के गन्ना चोरी करवाया जाता था। गन्ने के किसान को 180 रुपए रेट होता था, उसको
नाक से लकीरें निकलवाकर बदकिस्मती के साथ उसको 100 रुपया 80 रुपए मन के रेट से पैसे दिए जाते थे। इस हुकूमत ने जो मिल वाला है उसने किसान से गन्ना उसके दरवाजे के ऊपर खरीदा है, कैश पैसे दिए हैं, 250 से 300 रुपया जो है वो किसान को गन्ने का रेट मिला है। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो पंजाब के अंदर क्रॉप की फसल के अंदर इजाफा हुआ, सिर्फ शुगर में 31%, राइस में 27%, गंदम के अंदर 7.5% से इजाफा, दाल मूंग के अंदर 70% इजाफा, जो तेल है हमारे उसमें 65% इजाफा, बेशुमार इजाफे। इसके अलावा अगर आप आए तो अब बात करते हैं थोड़ी सी जो हमारी इन्होंने अभी बातें की यहां पर खड़े होके, जो सूबाई ट्रांसफर्स हैं, हमने रिकॉर्ड पीएसडीपी में सूबों को 3500 अरब रुपया इस साल जो है वो ट्रांसफर होने जा रहा है। स्पीकर साहब, जब ये बात करते हैं सूबाई तरक्की की तो हमें यहां से आवाज आती है सिंध से कि जी हमें पैसा नहीं दिया, वफाक हमारा हिस्सा खा गया। और भाई आप सिंध के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को ग्रोथ इस वजह से नजर नहीं आती कि क्योंकि इनकी करप्शन की ग्रोथ रुक गई है। इनकी करप्शन ग्रो नहीं कर रही, मुल्क ग्रो कर रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ज़राअत बढ़ रही हैं, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है, आपके फॉरेन रिजर्व में इजाफा हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ रहा है, लेकिन जो है वो शहबाज शरीफ को और बिलावल साहब को जो है वो ग्रोथ नजर नहीं आती, क्योंकि जाली अकाउंट्स के अंदर और टीटीओं की ग्रोथ रुक गई है। जो प्रोविंशियल ट्रांसफर हैं हमारी 3500 अरब रुपया देने लगे हैं, और मैं अब आपके सामने वो रखना चाहता हूं सूरत हाल। जो वफाक से पैसा जाता है उस पैसे का क्या इस्तेमाल होगा? पंजाब में वो पैसा जाएगा 329 बिलियन इजाफी इस साल, उसमें से जो 34% पंजाब के रेवेन्यू का वो जाएगा तनख्वाहों के अंदर, जो वहां के मुलाजमीन हैं। अब पंजाब बड़ा सूबा है, आबादी भी उसकी 12 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन सिंध में अजीब मंतक है, क्योंकि वहां पर तो बहुत बड़े बड़े जो है वो पर्ची पे आए हुए लोग बैठे हुए हैं ना। वहां पर क्या मंतक है? वहां से 128 अरब रुपया सिंध को इजाफी जाएगा, 55% नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे जाएगा, तनख्वाहों पे जाएगा, यानी कि ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो तनख्वाहों के ऊपर खर्च करेंगे, तो लोगों के ऊपर खर्च करने के ऊपर क्या बचेगा? अभी बड़ी बात होती है कि जी उस्मान बुज़दार ने क्या किया, जी उस्मान बुज़दार ने क्या किया। अब मैं आपको पीपल्स पार्टी की जो 13 साल हुकूमत है और जो पंजाब में आए 3 साल उस्मान बुज़दार और कायम मुराद अली शाह की आपको मैं जरा फर्क बताना चाहता हूं कि उनका क्या फर्क है। आप ये देखें कि हमसे रेवेन्यू मांगते हैं, जो इनका अपना रेवेन्यू टारगेट है सिंध का, वो ये पूरा नहीं कर सके। इनका रेवेन्यू टारगेट था 313 अरब रुपया इन्होंने जमा करना था, कितना जमा कर सके? 243 अरब रुपया। कितना? 243 अरब रुपया। ये जो मुराद अली शाह की बड़ी तारीफें होती हैं, यहां से बैठ के बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पंजाब ने का टारगेट था 317 अरब रुपया। पंजाब ने अपना सिर्फ अपना टारगेट अचीव किया, बल्कि टारगेट से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया, 358 अरब रुपया। ये मुझे बताएं कि कहां गया? ये कहते हैं कोविड है, कोविड है, तो कोविड तो पंजाब में भी है, कोविड तो मरकज में भी है। मरकज में हमने रिकॉर्ड तारीखी टैक्स रिफंड्स जो इंशाल्लाह 216 अरब रुपए से जायद के हैं वो हमने वापस किए हैं। हमारी टैक्स ग्रोथ के अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से एक और आपको मैं पेश करना चाहता हूं कि सिंध के माशाल्लाह बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हैं, बड़े बड़े तगड़े लोग बैठे हैं। सिंध का तरक्याती बजट 155 अरब रुपया, उसमें से खर्च कितना करते हैं? सिर्फ 100 अरब रुपया। कितना? 100 अरब रुपया। बड़े बड़े तजर्बाकार लोग बैठे हैं, हमें डेली भाषण सुनाते हैं वहां से कि वफाक सिंध में तरक्की नहीं कर रहा, वफाक सिंध में पैसे नहीं खर्च कर रहा। तो आज ये मैं सिंध के हारी को ये बात बता रहा हूं, सिंध के किसान को बता रहा हूं, थर में बसने वाले उन गरीबों को बात बता रहा हूं जिनका नवाला जो है वो बिलावल हाउस में छीना हुआ है। ये उनको हकायक बता रहा हूं कि ये सिंध कार्ड खेलना छोड़ो, सिंध की तरक्की के ऊपर हकीकी तौर के ऊपर काम करो। जो 1900 अरब रुपया तुम्हें इमरान खान ने दिया है वो सिंध के लोगों के ऊपर खर्च करो, बिलावल हाउस की दीवारें बनाने के ऊपर खर्च ना करो। वो पैसा जो है वो जाली अकाउंटों में डालने के लिए खर्च ना करो, वो यान अलियों के जरिए मुल्क से बाहर ना भेजो।
क्या होता है इसकी कहानी सुन लें कि पंजाब में जो तरक्याती बजट है वो था 317 अरब रुपया। कितना? 300 बैंक डिफॉल्ट पे खड़ी थी। और ये इनका तुरा इम्तियाज है। पीएमएलएन 1999 में आई तो पाकिस्तान को बैंक डिफॉल्ट के ऊपर लेके चले गई। पीपल्स पार्टी 2008 में पाकिस्तान को बैंक डिफॉल्ट पे ले गई। इसहाक डार जाते जाते 2017-18 में पाकिस्तान को बैंक डिफॉल्ट के ऊपर ले गया। अभी एलएनजी की बात ये कर रहे थे। एलएनजी के ऊपर हमने जो डील की है, हम नहीं कहते एलएनजी होनी चाहिए, पाकिस्तान की जरूरत है, हम उससे इनकारी नहीं है, लेकिन आप डील तो अच्छी लें। इन्होंने 13.5% ऑफ ब्रेंट के ऊपर डील ली। वही डील हमने 5 साल यानी 10 साल का मायदा, 5 साल के बाद उसको रिव्यू कर सकते हैं, वो हमने 10.3% ऑफ ब्रेंट के ऊपर ली है, जो कि सस्ती एलएनजी है। इसी तरीके से अगर आप आए तो अभी बड़ी बातें हो रही थी कि हमें हलफ नहीं लेना चाहिए था, हमें असेंबली में नहीं आना चाहिए था। आज लग रहा था कि जो साबका वजीर रेलवे है वो पटरी से उतरे लग रहे थे, वो उखड़े लग रहे थे मुझे, क्योंकि वो तमाम जितनी बातें कह रहे थे वो कह रहे थे कि ये मेरी जाती तजावीज है। पहले वो अपनी जमात का बयानिया फरमाया करते थे, आज वो कह रहे थे ये तमाम तजावीज जो हैं वो मेरी जाती तजावीज हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे पेट्रोलियम लेवी सबसे हमने कम की, हमने आगे नहीं बढ़ाया। इसी तरीके से रेमिटेंसेस के हवाले से बात कर रहे थे, तो कभी तो सच बोला करो। आज रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी इस वजह से भेज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर क्योंकि उन्हें पता है कि उनका भेजा हुआ डॉलर वहां का वजीर आजम बैठकर टीटियों के जरिए, कैश बॉयज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके महलात पे नहीं लगा रहा, बल्कि जो डॉलर वो भेजेंगे वो पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर लगेंगे। इस वजह से 27 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आया। सच बोलने की जो है वो जुर्रत करें। फिर कहते हैं जी, हमें कहते हैं दाना फेंक के चले जाते हैं, एहतसाब, जिसने गाजरें खाई हैं पेट उसी का दर्द करना है। ये वजीर आजम इमरान खान, जिसका कोई कैंप ऑफिस नहीं है, वो वजीर आजम बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके ही एक अब्बासी साहब केस लेकर गए थे, तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने 40 साल कमाई का हिसाब दिया था, 60 डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक भी कतरी खत नहीं था, एक भी जाली ट्रस्ट डीड शामिल नहीं थी। वाइंड अप प्लीज। उधर से सादिक और अमीन जो है वो साबित हुए थे। इसी तरीके से हमें ये कहते हैं कि सिंध के हवाले से 14 अरब रुपए स्पीकर साहब वहां पर जो है वो चूहे खा जाते हैं, समझ नहीं आती हमें। और आज वो फैसलाबाद, जिस फैसलाबाद को पीएमएलएन टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना के गई थी, उस फैसलाबाद के अंदर जहां पावर लूम्स बंद थी, आज वहां पर टेक्सटाइल्स की रौनकें वापस लौट आई। टेक्सटाइल जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं। वहां पर जो है वो यही वजीर आजम इमरान खान इलामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं। कराची के अंदर लांडी में 40 करोड़ रुपए का जो है वो इंडस्ट्रियल एकड़ मिलता है, साथ में तोहफे में 6-6 फुट के खड्डे मिलते हैं, सीवरेज का पानी मिलता है। आज वही इमरान खान फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट जो आपने कई सालों के अंदर एक साथ वापस करनी है, बिजली, गैस, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, पूरे एसईजी के टैक्स बेनिफिट्स के साथ सनतकार को जो है वो 1 करोड़ रुपए में दे रहा है। तो लोग यही वजह है कि वहां आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रशाकई के अंदर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विजन है कि हमने पाकिस्तान के अंदर सनतों को आगे बढ़ाना है, आईटी को आगे बढ़ाना है। कोविड के दौरान 432 अरब रुपया हमने टर्फ की स्कीम लेकर आए, जिसके तहत इस मुल्क के अंदर नई मॉडर्न मशीनरी आ रही है। 40% टेक्सटाइल के ऊपर जो है वो पैसा खर्च हुआ। उसी कोविड के दौरान हम जो है वो लोन डेफरमेंट जो हमने लोगों की वो 657 अरब रुपए की और जो 13% से इंटरेस्ट रेट को 7% के ऊपर लेकर आए।